दोस्तों, एंथ्रोपोसीन और हमारे ग्रह का भविष्य सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के एक बेहद दिलचस्प विजन पर बात करने वाले हैं। सीधा मुद्दे पर आते हैं। हम देखेंगे कि इंसानों ने इस धरती को कैसे बदला है और सबसे जरूरी बात, हम इसे कैसे बचा सकते हैं। ऊर्जा से भरा ये सफर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो आज हमारे सामने खड़ा है वो ये है, हम एक ऐसा भविष्य कैसे बनाएं जहां इंसान और प्रकृति दोनों मजे से एक साथ पनप सके। सच कहूं तो ये कोई छोटी मोटी पहेली नहीं है, ये हमारे अस्तित्व का सबसे अहम सवाल है। हमें आने वाले कुछ ही दशकों में कुछ ऐसा कर दिखाना है जो मानव इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ, यानी इस धरती पर टिके रहने का एक परमानेंट, सस्टेनेबल तरीका खोजना। लेकिन इस भविष्य को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। भाग 1, इंसानों का युग। शिकारी संग्रहकर्ताओं से लेकर पूरी दुनिया पर हमारे प्रभुत्व तक की कहानी। अगर हम अपनी इंसानी यात्रा को देखें तो ये काफी हैरान करने वाली है। 20,000 साल पहले हम पूरी दुनिया में मुश्किल से 10 लाख लोग रहे होंगे। हम शिकार करते थे, जंगलों में घूमते थे और प्रकृति के साथ एकदम परफेक्ट बैलेंस में थे। मतलब तब प्रकृति तय करती थी कि हम बचेंगे या नहीं। लेकिन फिर हमने अपने इस खास दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। हमने मुश्किलें सुलझानी सीखी, जंगली माहौल को अपने हिसाब से ढालना शुरू किया और बूम, हमारी आबादी में एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। हमारी मांगें बढ़ती गईं और आज हम वहां खड़े हैं जहां हमने धरती की पूरी सतह ही को बदल कर रख दिया है। और इसी भारी बदलाव ने हमें लाकर खड़ा कर दिया है एंथ्रोपोसीन में। आसान भाषा में कहें तो ये इंसानों का युग है। ये पृथ्वी के इतिहास का एक नया जियोलॉजिकल फेज है। अब बाजी पूरी तरह से पलट चुकी है। अब प्रकृति हमारा अस्तित्व तय नहीं करती, बल्कि हम इंसान ये तय करते हैं कि प्रकृति बचेगी या नहीं। ये ग्रह अब पूरी तरह से हमारा है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम प्रकृति के साथ संतुलन से एकदम बाहर हो चुके हैं। इस नए युग की हमने एक बहुत ही भारी कीमत चुकाई है। भाग 2, जैव विविधता संकट, यानी एक ऐसा ग्रह जहां अब जंगलीपन कम होता जा रहा है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 3 ट्रिलियन, 3 लाख करोड़। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये वो नंबर है जो बताता है कि हमने किस पैमाने पर जंगलों को तबाह किया है। हमारी प्रजाति ने 3 ट्रिलियन पेड़ काट डाले हैं। धरती की आधी उपजाऊ जमीन को हमने खेती के लिए साफ कर दिया है और महासागरों के बड़े बड़े हिस्सों को छान मारा है। हम लगातार बिना रुके प्रकृति की जगह को सिकोड़ते ही जा रहे हैं। और इसका सीधा असर किस पर पड़ा? वन्य जीवों पर। आपको जानकर हैरानी होगी कि केवल पिछले 50 सालों में जंगली जानवरों की आबादी 60% तक गिर चुकी है। 60%! ये कोई छोटी बात नहीं है। हमने बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से उनकी जगह खुद को, अपनी फसलों को और अपने पाले हुए जानवरों को बिठा दिया है। अब इस फैक्ट पर जरा गौर करिए। ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आज पृथ्वी पर मौजूद जितने भी स्तनधारी हैं, यानी मैमल्स, उनके कुल वजन का 96% हिस्सा सिर्फ हमारा और हमारे पाले हुए जानवरों का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस पूरी धरती पर अब केवल 4% स्तनधारी ही जंगली बचे हैं। सिर्फ 4%। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला सच है, जो दिखाता है कि हमने कितनी ज्यादा जगह घेर ली है। और बात सिर्फ मैमल्स पर खत्म नहीं होती, पक्षियों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आज दुनिया में मौजूद कुल पक्षियों में से 70% तो सिर्फ मुर्गियां, बतखें और वो पक्षी हैं जिन्हें हमने अपने खाने के लिए पाल रखा है। जंगली पक्षी कितने बचे? केवल 30%। ये आंकड़ा एकदम शीशे की तरह साफ कर देता है कि आज हमारी धरती पर असल में कितना कम जंगल बचा है। तो ये सब मायने क्यों रखता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। मूल बात यह है, जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी का सीधा मतलब है स्थिरता। एक स्वस्थ जंगली दुनिया एक बड़ी सी मशीन के पुर्जों की तरह काम करती है। ये मौसम को भरोसेमंद बनाती है, झटकों को सहने की ताकत देती है और सब कुछ स्मूथ चलाती है। लेकिन एक कम जंगली दुनिया, वो हमारी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकती। वो बेहद अस्थिर और कमज़ोर होती है। अगर हम जंगली जगहों को खत्म कर देंगे तो ये ग्रह हमारे किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सब सुनकर शायद थोड़ी निराशा हो रही होगी, है ना? लेकिन रुकिए, यहीं से कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। क्या हम इस पूरी स्थिति को पलट सकते हैं? क्या इस दुनिया को फिर से रीवाइल्ड किया जा सकता है? चलिए इस मायूसी से बाहर निकलते हैं और उस कमाल के समाधान की तरफ बढ़ते हैं जो बिल्कुल हमारे हाथ में है। और इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। भाग 3, निर्णायक मोड़, पीक ह्यूमन तक पहुंचना।
यहाँ से चीजें काफी दिलचस्प होने वाली हैं। जरा इस फैक्ट पर ध्यान दें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। साल 2000 के बाद से पूरी दुनिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या लगभग स्थिर रही है। जी हाँ, उसमें मुश्किल से ही कोई बदलाव आया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि लोग अब कम बच्चे पैदा कर रहे हैं। आज हमारी आबादी सिर्फ इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की वजह से लोग अब ज्यादा लंबी जिंदगी जी रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। अगर हम इस मोमेंटम को बनाए रखें तो हम पीक ह्यूमन तक पहुंच सकते हैं, यानी वो बिंदु जहां इंसानी आबादी का बढ़ना रुक जाएगा। और हम इसे तेज कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान है। वैश्विक स्तर पर शिक्षा में निवेश करके, महिलाओं के अधिकारों को मजबूती देकर और लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर। अगर हम ये सब करते हैं तो इस सदी के अंत तक हम जनसंख्या वृद्धि को पूरी तरह रोक सकते हैं। और सच कहूं तो यही वो चीज़ है जो हमें प्रकृति के साथ अपना संतुलन वापस पाने का सबसे बेहतरीन मौका देगी। अब सवाल ये है कि इस मौके का फायदा कैसे उठाया जाए। भाग 4, कार्य योजना। हमारे ग्रह के लिए 4 लक्ष्य। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने इसके लिए एक बहुत ही सीधा सा एक्शन प्लान तैयार किया है। चलिए देखते हैं कि ये प्लान क्या है। पृथ्वी को फिर से उसके पुराने रूप में लाने के लिए हमारे पास ये 4 बिल्कुल स्पष्ट और ठोस लक्ष्य हैं। पहला, जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल को हटाकर उसकी जगह रिन्यूएबल एनर्जी लाना। दूसरा, खाना उगाने के तरीकों को अपग्रेड करना। तीसरा, हमारे महासागरों को ग्लोबल लेवल पर मैनेज करना। और चौथा, जो भी जंगली आबादी बची है उसे हर हाल में बचाए रखना। चलिए इन्हें थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले 2 लक्ष्य ऊर्जा और हमारे खाने से जुड़े हैं। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने से सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग ही धीमी नहीं होगी, बल्कि महासागरों में जो एसिड बढ़ रहा है वो भी रुकेगा। और सबसे बड़ी बात, हम सबको सांस लेने के लिए एकदम साफ हवा मिलेगी। इसके अलावा अगर हम अपनी खेती के तरीकों को स्मार्ट बना लें और थोड़ा कम मांस खाएं तो कमाल हो सकता है। इससे हमें खेती के लिए कम जगह चाहिए होगी, वनों की कटाई रुकेगी, पानी की बचत होगी और हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सस्ता और अच्छा खाना खिला पाएंगे। है ना कमाल का आइडिया? बाकी के 2 लक्ष्य हमारे महासागरों और जंगली जगहों से जुड़े हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर हम दुनिया भर के समंदरों में कुछ ऐसे नो फिश जोन बना दें जहां मछली पकड़ने पर पूरी रोक हो, तो इससे समंदर की सेहत सुधरेगी। और मजे की बात देखिए, इससे असल में मछलियों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि भविष्य में हमारे पास खाने के लिए पहले से भी ज्यादा मछलियां होंगी। इसके साथ ही हमें प्रकृति को सिर्फ जंगलों में नहीं छोड़ना है, हमें उसे हर जगह वापस बुलाना होगा, यहाँ तक कि हमारे कंक्रीट के शहरों में भी। और अगर हम सच में ये सब कर पाए तो हम एक बहुत ही शानदार भविष्य की ओर बढ़ेंगे। भाग 5, एक नया संतुलन, दुनिया को बदलना। जरा आंखें बंद करके सोचिए, ये पूरी जर्नी कितनी अद्भुत है। एक समय हम मुट्ठी भर शिकारी थे जो हर दिन बस जिंदा बचने की जद्दोजहद करते थे, और आज हम अरबों की तादाद में हैं, एक स्थिर और स्वस्थ ग्रह पर लंबी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और याद रखिए, ये एंथ्रोपोसीन यानी इंसानों का युग सही मायने में तब शुरू होगा जब हम प्रकृति के साथ पूरी तरह से एक परमानेंट संतुलन बना लेंगे। तब जाकर हम गर्व से कह सकेंगे कि ये ग्रह सच में हमारा है। इस पूरे विश्लेषण का सार एक बहुत ही पावरफुल सोच में छिपा है। वो करें जिसमें हम इंसान सबसे ज्यादा माहिर हैं, दुनिया को बदलें। वाकई हमने दुनिया को बदला तो है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम अपनी इस काबिलियत का इस्तेमाल इसे बेहतर बनाने के लिए करें। हमें पूरी पृथ्वी के स्तर पर सोचना होगा। तो जाते जाते आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ रहा हूँ। इतिहास हमें कैसे याद रखेगा? क्या हम वो पीढ़ी कहलाएंगे जिसने अपने लालच में आकर इस ग्रह के जंगलीपन को पूरी तरह तबाह कर दिया, या फिर हम वो पहली पीढ़ी बनेंगे जिसने अपनी समझदारी से प्रकृति के साथ एक परमानेंट और खूबसूरत बैलेंस बना लिया? चॉइस बिल्कुल हमारी है। ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है, लेकिन सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।